कश्मीर फाइल्स पर फिर खड़ा हो गया विवाद। एक बयान जिसने करा दिया है बड़ा घमासान। इजराइल से दोस्त के रूप में आया था दुश्मन। चीन और पाकिस्तान ने रची थी सारी साजिश। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स एक बार फिर विवादों में है। इस बार फिल्म की पटकथा को लेकर हंगामा क्यों हो रहा है, आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे करीबी इजराइल का रहने वाला कोई शख्स ऐसा कह सकता है, वो भी हमारे बुलावे पर भारत आकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और इजराइल एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। खासकर जब से पीएम मोदी ने भारत की बागडोर संभाली है, भारत और इजराइल के रिश्ते नई बुलंदियों को छू रहे हैं। आज इजराइल हर कदम पर हमारे साथ खड़ा है, चाहे बात कश्मीर मुद्दे की हो या चीन के साथ सीमा विवाद की। वो हर जगह भारत का पुरजोर तरीके से समर्थन करता है। लिहाजा उस इजराइल के नागरिक से ऐसे बयान की भारत ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लिहाजा यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर नादव लापिड ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या वो इजराइल और भारत की दोस्ती में दरार डालना चाहता था? क्या वो पाकिस्तान और चीन के कहने पर ऐसा कह रहा था? क्या उसे चीन और पाक ने अपना मोहरा बनाया था? क्या उसे कश्मीर मुद्दे पर गलत बयानी करने के लिए पैसे मिले थे? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो आज हर भारतीय के मन में कौंध रहे हैं। इन सवालों के जवाब आज मैं आपके साथ तलाशूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे नदव को इजराइल ने उनके बयान पर जमकर फटकार लगाई है, कैसे उन्हें सार्वजनिक रूप से जलील किया गया है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नादव लापिड को इजराइल की फटकार, अतिथि देवो भव की समझाई मर्यादा। दोस्तों, एक बयान और मच गया घमासान। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्मकार नादव लिपिड के बयान को लेकर भारत में कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही थी। लेकिन बात बढ़ पाती इससे पहले इजराइल ने इसे संभाल लिया और अपने फिल्मकार की जमकर क्लास लगा दी। भारत में आकर भारत के खिलाफ बोलने पर उसने नादव लापिड को जमकर लताड़ा और उसे अतिथि देवो भव की मर्यादा याद दिलाई। आपको इजराइल के उस बयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको नादव लापिड के बारे में बता देता हूँ। कौन है नादव लापिड? दोस्तों, नादव लापिड का जन्म इजराइल के तेल अवीव में हुआ और उन्होंने तेल अवीव विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले नादव लापिड ने इजराइल की सेना में अपनी सेवा दी। सैन्य सेवा देने के बाद ही उन्होंने यरूशलेम में सैम स्पीगल फिल्म एंड टेलीविजन स्कूल से डिग्री ली और फिर वो पेरिस चले गए। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन नादव लापिड को शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। वो सिनोनिम्स, द किंडरगार्टन टीचर और पुलिसमैन जैसी शानदार फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। नादव लापिड लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन लेपर्ड जूरी के सदस्य रहे हैं। 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक जूरी के सदस्य और 71 में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म में वो प्रतियोगिता जूरी के सदस्य रहे हैं। दोस्तों, अब आपको नादव लापिड का वो बयान भी सुना देता हूं जिसके कारण ये सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। Disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files. Was like a propaganda vulgar movie, inappropriate for an artistic competitive section. तो दोस्तों, सुना आपने कैसे नादव लापिड ने कश्मीरी पंडितों की शान में गुस्ताखी करने का काम किया है, कैसे भारत आकर कश्मीर के मुद्दे पर बनी फिल्म को लेकर दुनिया को बरगलाने का काम किया है। लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाते इससे पहले ही इजराइल ने उनकी हवा निकाल दी और अपने बयानों से उनकी जमकर मजम्मत कर दी। आपको इजराइल के राजदूत के उस बयान के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले वो पूरा घटनाक्रम बता देता हूँ जहाँ नादव लापिड ने मूर्खतापूर्ण काम किया। दोस्तों, दरअसल विश्व के प्रसिद्ध फिल्म समारोह में शुमार किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष नादव लापिड ने गोवा में फिल्म फेस्टिवल समारोह के समापन मौके पर कश्मीर फाइल्स को विश्व प्रतिस्पर्धा खंड में शामिल करने पर सवाल उठाते हुए इसकी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि जूरी में हम सभी इस फिल्म से परेशान और हैरान थे। ये हमें एक प्रोपेगेंडा और अश्लील फिल्म की तरह लगी जो इस तरह के प्रतिष्ठित फिल्म समारोह के कलात्मक और प्रतिस्पर्धा वर्ग के लिए अनुपयुक्त थी। इसी साल मार्च में रिलीज हुई ये फिल्म इंडियन पैनोरमा सेक्शन का हिस्सा थी। जूरी प्रमुख के नाते लापिड के बयान न केवल समारोह के आयोजकों को हतप्रभ कर रहे थे, बल्कि सरकार के लिए भी असहज स्थिति इसने पैदा की। लापिड के इस बयान के बाद मानो भारत में भूचाल आ गया हो। हर तरफ से उनके ऊपर बयानों की बौछार होने लगी, जिसके बाद इजराइल तुरंत डैमेज कंट्रोल में जुट गया। नादव लापिड के विवादित बोल पर बवाल बढ़ता देख इजरायली राजदूत ने अपने हमवतन फिल्मकार को तगड़ी फटकार लगाते हुए उनके बयानों की निंदा की और इसके लिए भारत से माफी भी मांगी। भारत इजराइल के मैत्रीपूर्ण रिश्तों पर इस विवाद का किसी तरह से प्रतिकूल असर न हो, इसके मद्देनजर इजरायली राजनयिकों ने न केवल उनके बिगड़े बोल को खारिज किया, बल्कि यहाँ तक कहा कि लापिड ने भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान मानने की परंपरा का असम्मान कर उनको दिए गए आतिथ्य का दुरुपयोग किया। लापिड को इस कृत्य के लिए शर्मिंदा होना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। इजरायली राजदूत ने लापिड पर तीखे वार करते हुए कहा कि एक इंसान के रूप में मुझे शर्म आती है और हम अपने मेजबानों से उनकी उदारता और दोस्ती का इस खराब तरीके से भुगतान करने के लिए माफी
मांगना चाहते हैं। दोस्तों, कई प्रमुख फिल्मकारों के अलावा बीजेपी ने भी लापिड को आड़े हाथों लेते हुए उनकी तीखी आलोचना की और कश्मीर फाइल्स को कश्मीर की हकीकत का प्रतिबिंब बताया। इस फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर ने भी लापिड के साथ कथित टूल किट गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म नहीं, आंदोलन है और कई लोगों को यह सच पच नहीं रहा है। अब हाल ही में कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा, कश्मीर फाइल्स का एक शॉट कोई प्रूव करते कि गलत है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई वीडियो के साथ विवेक अग्निहोत्री ने कैप्शन में लिखा, आतंकवाद के समर्थक और नरसंहार से इनकार करने वाले मुझे कभी चुप नहीं करा सकते। जय हिंद। इसी के साथ विवेक अग्निहोत्री ने शेयर किए गए वीडियो में कहा, दोस्तों, गोवा के IFFI 2022 समारोह में एक जूरी ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स एक वल्गर और प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे आतंकवादी के समर्थक और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते आए हैं। ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के लिए 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू की तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यू के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोग जिनके माँ बाप, भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया था, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? दोस्तों, भारत की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आने के बाद दिल्ली में इजराइल के राजदूत फौरन एक्टिव हो गए और नदाव को जमकर खरी खोटी सुनाई। दोस्तों, यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि इजराइल ने नादव को ऐसी फटकार नहीं लगाई, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी थी, हॉलोकास्ट का डर। आखिर हॉलोकास्ट क्या है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि नादव लापिड के जरिए हमारे दुश्मनों ने जो साजिश रचने की कोशिश की, आखिर वो क्यों सफल नहीं हो सकी। नादव को फटकार के असल मायने क्या? बिना भारत के अधूरा है यहूदी देश। दोस्तों, भारत और इजराइल पिछले 30 सालों से एक साथ हैं। दोनों एक दूसरे के करीबी हैं और उनकी दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। दोनों देशों के बीच रक्षा और व्यापार के जो संबंध हैं, वो दिन पर दिन मजबूत होते जा रहे हैं। 3 दशकों का रिश्ता ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के लिए भारत कितना जरूरी है। न केवल इजराइल बल्कि यहाँ के यहूदियों के लिए भी भारत एक बहुत ही सम्मानित देश है। दोस्तों, क्या वजह है कि जो ना चाहकर भी इजराइल भारत से और भारत इजराइल से दूरी बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं? आइए आपको बताता हूँ। दोस्तों, 20वीं सदी के पहले 50 साल में जब मध्य पूर्व और भारत दोनों हिस्से अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे थे, दोनों क्षेत्रों के बीच एक और रिश्ता कायम हो गया। 1990 के दशक में जिस समय शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो भारत ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। इस वजह से साल 1992 तक इजराइल के साथ उसके रिश्ते कायम नहीं हो सके थे। जिस समय भारत और इजराइल के रिश्ते शुरू हुए तो एक असाधारण स्थिति देखने को मिली। भारत अरब और ईरान पर तेल की जरूरत के लिए सबसे ज्यादा निर्भर था। जैसे जैसे तेल की जरूरत पूरी होती गई, दुनिया को समझ आता गया कि रिश्ते आपसी सहमति पर आधारित है। दोस्तों, इजराइल जो अमेरिका का समर्थक है, भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। भारत और इजराइल के बीच मिलिट्री रिलेशनशिप सबसे ज्यादा मजबूत है। दोनों देशों के बीच इस रिश्ते को आसानी से देखा भी जा सकता है। इस साझेदारी की वजह से इजराइल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। दोस्तों, यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि भारत और इजराइल का रिश्ता मिलिट्री हार्डवेयर की बिक्री से कहीं आगे है। इजराइल ने पूर्व में भारत की काफी मदद की है, खासतौर पर तब जब पाकिस्तान के साथ संबंध काफी तनावपूर्ण हुए। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में ये रिश्ते और मजबूत होने वाले हैं। भारत के साथ रक्षा गठजोड़ से इजराइल की मिलिट्री इंडस्ट्रीज को उनका सबसे बड़ा विदेशी खरीदार मिला है। इसकी वजह से ही इजराइल को एशिया की दूसरी महाशक्ति का सबसे बड़ा साथी होने का दर्जा हासिल हुआ है। ये वो स्थिति है जो मुसलमान देशों को कभी कभी परेशान कर देती है। पाकिस्तान को देखते हुए भी दोनों के बीच संबंध काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगर पाकिस्तान एक असफल देश साबित होता है तो इसके परमाणु हथियारों पर सबसे ज्यादा खतरा पैदा होगा। ऐसे में कहीं न कहीं इजराइल से करीबी का भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, इजराइल को यह मालूम है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है और ये देश दूसरे एशियाई देशों में उसका एंट्री गेट है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, बाली और इंडोनेशिया के अलावा थाईलैंड और म्यांमार भी एशिया के अहम देश हैं। इजराइल के एशिया के कई देशों के साथ राजनयिक और आर्थिक रिश्ते हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया से अभी दूरी बनी हुई है। इजराइल जानता है कि कुछ देशों जैसे कि पाकिस्तान के साथ भले ही भारत के संबंध अच्छे ना हों, लेकिन यहाँ भारतीय संस्कृति का असर देखने को मिलता है। ऐसे में कोशिशों के बाद इजराइल और यहूदियों के रिश्ते पूरे एशिया के साथ काफी अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, इजराइल आर्थिक तरक्की के लिए विदेशी व्यापार पर निर्भर है। भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिनसे इजराइल के व्यापारिक रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत के बाजारों से इजराइल को हर साल $5 अरब राजस्व हासिल होता है। विशेषज्ञों की माने तो ये व्यापार आने वाले समय में 10 से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर भारत और इजराइल के बीच लंबे समय से अटका मुक्त व्यापार समझौता हकीकत बन जाता है तो स्थिति अकल्पनीय हो जाएगी। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इजराइल के भारत और भारत के लिए इजराइल क्यों जरूरी है। शायद इसीलिए नादव लापिड के जरिए चीन और पाकिस्तान ने भारत और इजराइल के रिश्तों में दरार डालने की जो कोशिश की वो फेल हो गई। दोस्तों, दरअसल एक वक्त इजराइल भी ऐसे ही दर्द से गुजरा था, लिहाजा वो भारत के इस दर्द को समझता है। इजराइल का अतीत भी है समेटे हुए दर्द की पोटली। भारत के दर्द से जुदा नहीं है इजराइल का दर्द।
दोस्तों, दरअसल कश्मीर फाइल्स की चर्चा होने से इजराइल की होलोकास्ट की डरावनी यादें ताजा हो गई हैं। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसमें 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इसमें कई बच्चे थे। कहानी दूसरे विश्व युद्ध के समय की है। नाजी सेना यहूदियों का कत्लेआम कर रही थी। ये इतना खतरनाक था कि इजराइल के पीएम रहे नफ्ताली बेनेट ने कुछ समय पहले कहा था कि आजकल की किसी भी जंग से होलोकास्ट की तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि नाजी चाहते थे कि सारे यहूदियों का नामो निशान मिटा दिया जाए। दोस्तों, दरअसल नाजियों ने सन 1933 से 1945 तक घोषणा कर दी थी कि रोमनी, पोल्स, रूसी और शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने शिक्षा व्यवस्था, न्यायपालिका, सेना और सिविल सेवाओं में यहूदियों को हटाने का अभियान चलाया। यहूदियों की इबादत स्थल सिनेगॉग को अपवित्र बताकर जला दिया जाता। यहूदी कारोबार का बहिष्कार हुआ और ताला लगने लगा। जल्द ही नूरेमबर्ग कानून 1935 पास किया गया और यहूदियों की जर्मन नागरिकता ही खत्म कर दी गई। यहूदी व्यक्ति के किसी गैर यहूदी से शादी करने पर रोक लग गई और ज्यादातर राजनीतिक अधिकार खत्म कर दिए गए। जर्मनी में पिछले कुछ दशकों में जो कुछ भी गलत हुआ था उसके लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया गया। महंगाई और पहले विश्व युद्ध में मिली हार के लिए यहूदी जिम्मेदार बताए गए। नाजियों ने दंगा भड़काया और 9 नवंबर 1938 की रात 267 सिनेगॉग नष्ट कर दिए गए। कम से कम 91 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन ये तो शुरुआत थी। अनगिनत यहूदी बिजनेस और घरों को तोड़ दिया गया। 30,000 से ज्यादा यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंपों में भेज दिया गया। ये कैंप मौत का घर थे। हालात ऐसे बन गए थे कि यहूदियों के लिए जर्मनी छोड़कर अमेरिका समेत किसी दूसरे देश में भागना मुश्किल हो गया। 1939 में यहूदी आबादी वाले पोलैंड की तरफ हिटलर बढ़ा तो उनके लिए भोजन और मेडिकल सेवाएं बंद कर दी गईं। भूख और बीमारी से वॉर्सा और लॉर्ड्स में लाखों लोग मारे गए। जनवरी 1942 में नाजी पार्टी के सीनियर अधिकारियों ने यहूदियों के खिलाफ फाइनल सॉल्यूशन के लिए प्लान बनाया। लाखों की संख्या में नाजी पहले से कैंपों में बंद किए जा चुके थे। काम करने वालों को जिंदा रखा जाता था और बूढ़े अपंगों को गैस चैम्बर में पहले डाला जाने लगा। इनके सभी दस्तावेजों को नष्ट कर एक खास निशान बना दिया जाता जिन्हें जिंदा रखते हुए उन्हें बहुत थोड़ा भोजन दिया जाता। हाड़ कंपाने वाली ठंड में बहुत कम कपड़े पहनने को दिए जाते। जैसे ही वो कमजोर होते उन्हें मार दिया जाता। 1943 के मध्य तक डेथ कैंप में पहुंचे लगभग सभी यहूदियों को मौत के घाट उतारा जा चुका था। एक दिन में करीब 5,000 शवों को जलाने के इंतजाम किए गए थे। बाद में दुनिया भर के यहूदी इजराइल में बसे, लेकिन वो दर्द उन्हें भुलाई नहीं भूलता। कम लोगों को ही पता होगा कि जिस समय हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था वहां से भागे कुछ यहूदियों को भारत ने बचाया था। 5,000 जर्मन बोलने वाले यहूदियों ने 1933 से 45 के बीच यहां शरण ली थी। हालांकि ब्रिटिश उन्हें शक की नजरों से देख रहे थे। उन्हें लगा कि ये नाजियों के जासूस हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने यहूदियों के भारत आने की वकालत की थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया था कि जरूरतमंद यहूदियों को वीजा दिया जाए। दोस्तों, शायद इसीलिए इजराइल भारत के दर्द को समझता है और कश्मीर के मुद्दे पर उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत।